गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। मुझे लगा सबीन आज जॉगिंग करते करते जाएंगी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा। नहीं मुझे मंडे है ना। अब मैंने जूते फौरन देख लिए अपने, मुझे डर लग गया कहीं ना वाकई दूसरे चप्पल में तो नहीं भागती हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपकी आंख नहीं जल्दी खुलती है, देन आप लेट हुए हुए होते हैं, बट स्टिल आप टाइम पे होते हैं, तो देन यू फील प्राउड। हाँ नहीं, दैट आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप बाकी टाइम पे तो पहुंच जाती हैं। अगर 5 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाए तो सभी कहते नहीं स्टूडियो में टाइम पे पहुंच जाऊंगी। नहीं जॉगर्स नहीं, अदरवाइज होता है ना मंडे को जिस समय कहते हैं एनर्जी नहीं होनी चाहिए, जो कि आप कहते हैं नहीं मंडे को समटाइम्स एनर्जी नहीं भी होती। तो हम अक्सर अपने व्यूअर से पूछते भी हैं कि इस बार मंडे को आपके एनर्जी लेवल्स क्या है। जैसे अपनी बात करें, हमारे भी थोड़े से लो है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स बिकॉज मौसम ऐसा है, समटाइम्स आप जब ट्रैवल करके आए, आपका वीकेंड जरा हेक्टिक ज्यादा, तो फिर भी ऐसे हो जाता है। हाँ ये भी हो जाता है, लेकिन वीकेंड थोड़ा रेस्ट के लिए भी दिया जाता है ना, थोड़ा रेस्ट फरमा लिया करें, ताकि ये भी जो मसला एक है आपका, घरेलू इतने काम होते हैं। ये बात अब वैसे है, तो आप भी हाउस हस्बैंड हैं तकरीबन। अच्छा हाउस हस्बैंड है, ये भी हमें क्यों हाउस वाइफ क्यों कहा जाता है? नहीं मैं तो वर्किंग हस्बैंड हूं ना, देखिए काम पे भी तो आया। हाँ ये बात है, वर्किंग हस्बैंड है, ये दोनों अच्छी कर बात लेते है। काम भी करना है, फिर घर जाके घर को भी संभालना। गुड। नहीं वो मेरी वाइफ भी ऐसी है, वो काम भी करती है, घर भी देखती है। इट्स अ पार्टनरशिप ना, हमेशा हम बात करते हैं, इट्स अ पार्टनरशिप, ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। चलें जी, आप हमें जरूर बताएं आपका वीकेंड कैसा गुजरा। मैं कह रही हूं, आप बताएं आपके घर में हाउस हस्बैंड है या वर्किंग हस्बैंड है? ये भी वैसे आज हमें जरूर बताएं कि हाउस हस्बैंड है, वर्किंग हस्बैंड है, हमें जरूर बताएं आप लोग मैसेज करके। बल्कि ये बताएं कोई जेंडर रोल्स हम इस्तेमाल करते हैं वर्किंग हस्बैंड हाउस हस्बैंड वाली, आप इससे कितना रिलेट करते हैं? नॉर्मली होता है ना कि हम बात करते हैं हाउस वाइफ या वर्किंग लेडीज। हाँ तो सेम उधर होता है ना, मतलब नहीं नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते ना ये इस्तेलाह। हम तो वर्किंग हस्बैंड चलो एक तरह से है, नहीं वो तो फिक्स्ड है ना, हस्बैंड है तो वर्किंग ही होगा बेचारा। अच्छा लेकिन चलिए आप हमें जरूर बताएं, आज आप हमें बताएं आप हाउस हस्बैंड हैं, आप वर्किंग हस्बैंड हैं, आप कौन है आखिर, वो हमें ज़रूर बताएं। और कौन कौन से ऐसे घर के काम हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां बेसिकली आपने ली हुई हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होती हैं घर के अंदर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफाइन हुई हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या बाजू का डिफाइन नहीं भी होती, लेकिन ये होता है कि आप एक दूसरे का बर्डन शेयर कर रहे होते हैं एंड आप घर के काम जो शेयर करते हो। तो आपने जरूर बताना। अच्छा जी, वीकेंड के पर्सपेक्टिव से बात की जाए शुएब, तो वीकेंड पाकिस्तान के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त रहा। अच्छी अच्छी खबरें आई हैं, तो हमने सोचा आज हम शेयर भी करते हैं। पाकिस्तानी माउंटेनियर की बात भी करेंगे और साइक्लिस्ट की बात भी करेंगे। पहले बात करते हैं माउंटेनियर की। असद अली मेमन पाकिस्तानी कोहे पैमा है और इन्होंने एंटार्क्टिका की जो बुलंद तरीन चोटी, बल्कि इसे सर्द तरीन चोटी भी कहा जाता है, वो इन्होंने सर की है। ये अगर हम सारे बड़े आज़मों में देखें और जो बुलंद चोटियाँ सर करने का एक मिशन है उनका, असद अली मेमन का, उस मिशन पे निकले हुए हैं। और उसी मिशन की एक कड़ी थी ये, जो कि एंटार्क्टिका के बुलंद तरीन चोटी थी माउंट विंसेंट। 4892 मीटर इसकी हाइट है, जिसको इन्होंने सर किया माशाल्लाह। वीकेंड पे ये एक अच्छी खबर आई थी, वी जस्ट थॉट कि आपसे जरूर शेयर करें, तो कांग्रेचुलेशंस टू असद अली मेमन। इसके अलावा एक और खबर भी हमारे पास थी चोटी सर करने से मुताल्लिक, वो समर खान साइक्लिस्ट, उन्होंने भी चोटी सर की है। और ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है कंकागुआ, और ये 6961 मीटर इसकी बुलंदी है, इन्होंने ये सर की है। तो कांग्रेचुलेशंस टू समर खान एज वेल। एग्जैक्टली, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और इस तरह की देखिए कितनी मजे की स्टोरीज होती हैं जो कि हम लेकर आते हैं। अच्छा वीकेंड के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, तो वीकेंड के पर्सपेक्टिव से जो आईसीसी वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप मलेशिया में जो हुआ, और उसकी अगर बात की जाए तो 6 मैचेस थे, 6 में से 3 मैचेस हो गए, और 3 मैचेस जो है बारिश की वजह से नहीं हो सके। अब जो 3 मैचेस थे जो बारिश की वजह से नहीं हो सके, उसमें पाकिस्तान का मैच अमेरिका के साथ था, वो भी मनसूख हो गया। अच्छा, अब जो मनसूख हुए मैचेस उसमें अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट्स जो हैं वो दोनों टीम्स को जो है वो मिल जाते हैं, तो मतलब वो सारी पॉइंट्स को जो सारी टीम्स को जो ज़ाहिर है वो मिल गए। सो ये हुआ, मैच होता तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं, 20 तारीख को होगा ना पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और उसके बाद एक और मैच आयरलैंड के साथ भी पाकिस्तान का। तो अभी आगे अभी तो सफर का आगाज है। तो ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान। एंड वी विश कि हम उसी तरह सेलिब्रेट करें, वही हाइप क्रिएट करें, उसी तरह से हम मेंशन करें मैचेस को जिस तरह हम अपनी मेंस टीम को सपोर्ट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर हमारी खवातीन आगे बढ़ती हैं। अब तो मेरा ख्याल है बड़ी हम 2025 में हैं शुएब, और भी हम कह रहे हैं कि नहीं हमें करना चाहिए, बड़े अफसोस की बात है। मैं भी इसलिए कहता हूं कि ज्यादा करना चाहिए, वी आर डूइंग बट ज्यादा करना चाहिए। लेट मी बैलेंस इट इन दिस वे। ठीक है, वही एक ही बात। क्योंकि मैंने इसलिए भी सभी ने बात ऐड की, आज प्रोग्राम में भी हमारे पास ऐसे कुछ मौजूद हैं, इसमें स्पेसिफिकली एक तो खवातीन से रिलेटेड मौजू है कि खवातीन के लिए क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उस पर हमें डिटेल से बात करने। एक इवेंट है जो कि फरवरी में होना है इन लाहौर, बड़ी उसकी एक हिस्ट्री है और 8वीं दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है। मैं ज़्यादा डिटेल्स पे भी बात नहीं करूँगा ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
XG राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से आज इंट्रो में भी हमने बात की, हमारी ख़वातीन को प्रमोट करने की कितनी ज़रूरत है। टैलेंटेड वो ऑलरेडी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आप उनको दें और कोई भी फील्ड हो वो आगे बढ़ती जाएंगी और अपना पाकिस्तान का नाम वो रोशन करती जाएंगे। वो फील्ड्स हम देख रहे होते हैं जहाँ पर ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी होते हैं, काफ़ी हर्डल्स उनको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन किसी चीज़ से नहीं घबराती, आगे बढ़ती हैं और अपना नाम बना लेती हैं। अच्छा, अब ऐसे में शोएब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो होती है जी रिकग्निशन। कि आप उनको एक्नॉलेज तो करें उनके काम को, उनको रिकग्नाइज तो करें। और वही वाली बात होती है, जब आपको एक रिकग्निशन मिलती है, एक्नॉलेजमेंट आपको मिलती है, तो आप ज़्यादा इनकरेज होते हैं एंड देन आप एक चीज़ को एक हाईलाइट भी कर देते हैं ना कि हाँ, अगर ये कर सकती हैं तो बाकी ख़वातीन देखेंगी कि उनको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है, तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। कोशिश भी करती हैं, कोशिश भी जाती हैं। हाँ, और फिर कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जो कि जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ होता है और वो ख़वातीन को रिकग्नाइज करने में अपना किरदार वो अदा कर रहे होते हैं। सो ऐसे ही में ब्रिटिश काउंसिल की अगर बात की जाए तो पिछले 8 सालों से एक जो फेस्टिवल है उसका इनेकाद वो लोग कर रहे हैं और ये 2 रोज़ा फेस्टिवल है, विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल 2025। इस मरतबा जो है वो 1 और 2 फरवरी को इसका इनेकाद किया जाएगा और ऐसे में उन तमाम ख़वातीन को रिकग्नाइज किया जाएगा, उन तमाम ख़वातीन को रिवॉर्ड दिया जाएगा जो आगे बढ़ी हैं किसी भी फील्ड में और स्पेशली जिन्होंने हर्डल्स जो फेस करते हुए जितनी भी हिंड्रेंस आई उन्होंने उसको फेस किया, आगे बढ़ी, नाम बनाया और अब जो है वो वक्त हुआ जाता है शोएब जहाँ पर उनको रिकग्नाइज किया जाए। आपने कहा ना कि 8 साल से पाकिस्तान में माशाल्लाह हो रहा है। अदरवाइज भी हम देखते तो दुनिया भर में ये फेस्टिवल हो रहा है, इसकी हिस्ट्री पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो 8 साल से पाकिस्तान में हो रहा है ज़रा इसकी भी अपनी सिग्निफिकेंस है। इस बार चूँकि लाहौर में है तो लाहौर की तरफ निगाहें हैं और इस इवेंट से मुतालिक हम डिटेल से बात भी करेंगे। हमें 2 ज़बरदस्त मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है, ब्रिटिश काउंसिल से हमें ज्वाइन किया, डायरेक्टर रिसर्च एंड इंसाइट हैं डॉक्टर मरियम रब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सो गुड टू हैव यू। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया राबिया कादिर साहिबा ने, आप क्यूरेटर हैं वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल की। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग टू यू टू। अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट टू हैव यू बोथ। डॉक्टर साहिबा आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, पहले बताएं कि आज सुबह उठ के थोड़ा डिफरेंट तो नहीं लगा आपको? हम अक्सर मेहमानों से सवाल करते हैं कि अच्छा, चूंकि हमारी तो आदत हो गई सुबह जल्दी उठना, तो आपकी सुबह कैसी थी? आई थिंक काफ़ी अरसे के बाद बहुत अच्छा लगा कि सुबह के वक्त उठते तो हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते। सो आज बहुत अच्छा लगा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कें कभी खाली भी होती हैं और उस पर गाड़ी आराम से चलाई जा सकती है बगैर ट्रैफिक के गुस्से के और बगैर इस टेंशन के टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो सुबह सुबह की ड्राइव होती है ना, मेरे लिए अगर बात की जाए तो वो थेरेपी होती है कि बड़े सुकून से आप डेली जो है ना सुबह आप आ रहे होते हैं, बड़ी बात होती है। अच्छा जी, आप फेस्टिवल के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो थोड़ा इसके बारे में आपसे हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश काउंसिल की बात की जाए, थोड़ा सा इस हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि किस तरह से इसको मुनक्किद किया जाता है। सो ब्रिटिश काउंसिल आपको मालूम होगा 1948 से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और इनका बेसिक फोकस जो है वो ये एक सकाफ़ती रिलेशंस को बनाने का इदारा है। सो हम तालीम में काम करते हैं और ख़ास तौर पे लड़कियों की तालीम के लिए हम ब्रिटिश काउंसिल का काफ़ी फोकस है। ब्रिटिश काउंसिल की 2 लाइब्रेरीज़ हैं, एक कराची में, एक लाहौर में, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। पिछले 18 महीने में ब्रिटिश काउंसिल ने तकरीबन 10 लाख इम्तहानात का, इंटरनेशनल इम्तहानात का इनेकाद किया है, जिससे तकरीबन 2.5 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो मुस्तफ़ीज़ हुए हैं और उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस के लिए उसके थ्रू क्वालिफ़ाई किया है। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल पिछले 2013 से स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर बच्चियों को स्कॉलरशिप्स दे रहा है, जिसमें 17,000 के करीब बच्चियां स्कूल्स में और तकरीबन 2,500 के करीब बच्चियां जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं उनको स्कॉलरशिप दी गई है अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए। सो ब्रिटिश काउंसिल का बेसिक फोकस एजुकेशन पे है, एक्सेस टू एजुकेशन पे है, कल्चरल रिलेशंस पे है और उसके अलावा क्रिएटिव और कल्चर इंडस्ट्री में। सो वाव जो है वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि दुनिया भर, जो कि यूके से शुरू हुआ। एक खातून है जूड कैली जिन्होंने इसको पहली दफ़ा इसके बारे में सोचा और उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ग्लोबल लेवल पे ख़वातीन को दिया जहाँ पे, जैसे कि आपने पहले कहा इंट्रोडक्शन में, कि ख़वातीन को ये मौका मिलता है कि उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया जाए, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। सो ये यूके में इनिशियली हुआ। पाकिस्तान का एजाज़ ये है कि साउथ एशिया में पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये फेस्टिवल
8 साल पहले शुरू हुआ और उसके बाद अब तक 8 फेस्टिवल हो चुके हैं। बाकी तो आई थिंक राबिया आप हाँ ऐड कीजिएगा कि 8 फेस्टिवल्स पहले तो मुझे बताएं कैसे रहे, कहाँ पर हुए, और हर फेस्टिवल आई एम श्योर कि पिछले फेस्टिवल से उसका एक स्कोप भी बड़ा होता होगा, उसका थोड़ा सा थीम भी डिफरेंट होता होगा, प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल। सो 8 फेस्टिवल्स पहले हमारे कराची में हुए थे Okay. एंड देन 21 एंड 22 में हमारे 2 डिजिटल फेस्टिवल हुए थे। 23 में फिर हम कराची गए एंड देन 24 एंड दिस ईयर अगेन लाहौर में हम जा रहे हैं। सो हर साल फेस्टिवल की एक थीम होती है। इस साल फेस्टिवल की थीम है सुरखाब। सुरखाब। पिछले साल हमारी थीम थी सखियाँ, लेकिन इस दफ़ा हमने फोकस किया है सुरखाब पे। उर्दू का मुहावरा है जो हम आमतौर पे तंजिया लहजे में ख़वातीन को बहुत लग गए, सुरखाब के पर लग गए, वाकई लग गए। तो हम बस बिल्कुल यही कहानी बदलना चाह रहे हैं कि हम औरतों को ये कहें कि जब आपसे कोई इस तरह कहता है कि आप में कौन से सुरखाब के पर हैं, तो वो कहें कि हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है तो ये और बात है, लेकिन औरतें बहुत कुछ करती हैं। जिस तरह आप लोगों ने पहले इंट्रोड्यूस कराया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनविजिबल हर्डल्स होते हैं ख़वातीन के लिए। तो जिस तरह अभी आपने मॉर्निंग रूटीन का पूछा, तो हमारी मॉर्निंग रूटीन सुबह होती है स्कूल बच्चों को भेजने की। सो देन यू गो टू वर्क। और उस तरह का कि बहुत सारे हर्डल्स जो होते हैं, जो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए अगेन प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि ख़वातीन एक दूसरे को देखेंगी कि उन्होंने क्या अचीव किया है, तो फिर आपके पास रोल मॉडल्स होते हैं, आपको नज़र आता है कि आप भी ये कर सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं। इट्स अ फ्री फेस्टिवल, सो एवरीबडी कैन कम। कोई उसमें ममानियत नहीं है, लेकिन हम इंकरेज करते हैं ख़वातीन, लड़कियों को और फैमिलीज़ को। इट्स अ फैमिली फ्रेंडली सेफ स्पेस। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा फेस्टिवल का माहौल भी बताएं, सो दैट लोग भी इनकरेज हों, वो ज़रूर आएँ, फैमिलीज़ के साथ भी आएँ। किस जगह पर हो रहा है, इसकी टाइमिंग्स क्या है, उसका स्केड्यूल क्या होगा, ओवरऑल क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी? सो हमारा फेस्टिवल 1 और 2 फरवरी को है लाहौर अलहमरा में, जो माल पे है, अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स पे। एंड टाइमिंग्स आर अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 12 to 8। हमारे फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ होती है, अगेन क्योंकि ख़वातीन के लिए है, तो ख़वातीन के इंटरेस्ट की हर तरह की चीज़ होती है। हम इस तरह की चीज़ भी करवाते हैं, जिस तरह पिछले साल हमारी मेकअप वर्कशॉप और सेल्फ डिफेंस दोनों इकट्ठी थी। इस दफ़ा हमारे पास डांस वर्कशॉप्स हैं, इस तरह की वर्कशॉप्स हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए, फ्रीलांस करियर स्टार्ट करने के लिए। फिर ऑब्वियसली इट्स अ फेस्टिवल, उधर मार्केट प्लेस होता है, ख़वातीन लेड बिजनेसेस होती हैं। फूड, ऑब्वियसली नथिंग इज़ कम्प्लीट विदाउट फूड इन पाकिस्तान। बट वी ऑल्सो हैव परफॉर्मेंसेस। सो सुहाई आबरू का डांस परफॉर्मेंस है। राके जमील एंड his female students are going to be doing a tribute to Hania Aslam. We have a performance by female qawwals. Wow. So, female qawwals. Yes, That's Areeb something Azhar. new. Yes, Areeb Azhar curate कर रहे हैं. Okay. कवाली है ख़वातीन के साथ. So it is lots of fun. Films showcase होती हैं. So Destinations Media की arts की films हैं ख़वातीन की, and then we have films on women who are football players and boxers, Very nice. martial arts, so lots of things. तो ये देखिए, ये वो रिकग्निशन है जिसकी हम बात करें, कि आप एक्नॉलेज करें, उनको हाईलाइट करें, जो काम वो कर रही हैं, वो एक प्लेटफॉर्म उनके पास हो, एक अपॉर्चुनिटी हो, वो जाकर बताएंगे हम ये करते आ रहे हैं और हम ये कर सकती हैं। सो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है। अब क्या चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर, कोई आप लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, ब्रिटिश काउंसिल के पर्सपेक्टिव से, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इम्पैक्ट आता है, क्या चैलेंजेस होते हैं? आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि आर्टिजन्स को प्लेटफॉर्म दिया जाता है और आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, बट उसके अलावा हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। जिस तरह इस फेस्टिवल में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ हम कोलैबोरेट करें, उनकी बच्चियाँ आके वॉलंटियर करेंगी, वो इस फेस्टिवल में क्यूरेटर्स की और प्रोग्राम में कुछ मदद करेंगी और साथ देखेंगी कि चीज़ें किस तरह की जाती हैं। आई थिंक सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है फेस्टिवल्स में, पिछले दिनों मैंने किसी सोशल मीडिया पे पढ़ा कि जी फ़लाँ फेस्टिवल हुआ और वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने की के जो स्टॉल थे वो पॉपुलर थे, अगर आपको याद हो।
तो आई थिंक इस तरह के फेस्टिवल्स में जो जिस चीज़ का चैलेंज होता है वो ये होता है कि लोगों को इंगेज करना होता है और अब बच्चियों को ये एहसास दिलाया जाए कि ये चीज़ है, जो रोल मॉडल्स की बात हो रही थी कि आप आज इन ख़वातीन को, पैमाओं को अगर देखेंगे और आप अगर साइकिलिस्ट को देखेंगे और आप अगर वुमेंस क्रिकेट टीम को देखेंगे तो आपको ये आप एस्पायर करेंगे और आप इससे इंस्पायर हो के आप कोशिश करेंगे कि कल को आप भी इन्हीं में से किसी चैलेंजिंग किस्म के करियर को फॉलो कर सकें। और क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल बहुत ज़्यादा काम करता है तालीम में तमाम पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो हमारा फोकस इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो ख़वातीन के ऊपर होता है, बच्चियों की तालीम के ऊपर होता है। हमारे जो वन ऑफ आर ऑनगोइंग प्रोग्राम्स जिसका नाम है आवाज़, तो वो एक आवाज़ और अकाउंटेबिलिटी का प्रोजेक्ट है जिसमें ख़वातीन और पसमानदा अफराद को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जाती है, उन्हें स्किल्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। सो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको हम शोकेस फेस्टिवल्स भी कहते हैं, ताकि वो जो काम हम कर रहे होते हैं मेन स्ट्रीम वो उधर जाके उसको उजागर किया जाता है एक ग्लोबल, क्योंकि इस फेस्टिवल की सिर्फ फिज़िकल फेस टू फेस रीच होती है और एक डिजिटल रीच होती है, और बहुत ज़्यादा आई थिंक राबिया आपको फिगर्स देंगी कि बहुत ज़्यादा लोग इसको डिजिटली एक्सेस करते हैं फेसबुक के ज़रिए भी हैं कि पिछले 8 साल का भी बताइएगा कि जब हम बात करें कि इसका कितना स्कोप रहा और इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की, डिजिटल भी एंड फेस टू फेस भी? जी, हमारा सिंस कोविड जो हमने डिजिटल फेस्टिवल्स किए थे उसके बाद जो हमारे फेस टू फेस फेस्टिवल्स हैं वो भी हाइब्रिड हैं। सो हमारी स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, बहुत सारे सेगमेंट्स जो टॉक्स होती हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, कुछ वो भी लाइव स्ट्रीम होती हैं। पीपल ट्यून इन दुनिया भर से, सो आप जैसे नंबर्स तो नहीं हैं बट फिर भी 4 लाख के करीब हमारी व्यूअरशिप हो जाती है। और उसमें ये होता है कि फेस टू फेस में ऑब्वियसली जितने लोग आएँ वी इंकरेज फैमिलीज़ अगेन एंड गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। हमारे बच्चों के लिए भी सेगमेंट्स होते हैं, इंटरैक्टिव भी और वर्कशॉप्स भी होती हैं। अच्छा, इन वर्कशॉप्स के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है? सो रजिस्टर भी कर सकते हैं, वी इंकरेज के रजिस्टर कर लें क्योंकि देन आपके पास डिटेल होता है, अप टू डेट रहते हैं। बट हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते हैं अपनी स्पेसेस को। बिल्कुल, लेकिन वर्कशॉप्स आर आल्सो फ्री, सो नोबडी पेज एनीथिंग। सो एंड वी हैव वेरी नाइस फैसिलिटेटर्स। इस दफ़ा जो हमारी वर्कशॉप्स हैं उसमें हमारी, जिससे हमारी हमने कहा इंक्लूसिव फेस्टिवल है, तो हम कोशिश करते हैं कि साइन लैंग्वेज इनेबल्ड हो। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर्स साइन लैंग्वेज इनेबल्ड, जिसका मतलब है कि टॉक्स के लिए भी इंटरप्रेटर होंगी और एट द वेन्यू भी होते हैं कि अगर किसी ने किसी को बुलाना हो, किसी से बात करनी हो, तो उसमें हमें बहुत मज़ा आता है कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस जो वैसे नहीं हो सकती वो हम उनके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं। और रैंप का एक्सेस होता है एंड जो वर्कशॉप्स हैं अगेन उनमें हम कोशिश करते हैं बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी कि हम फैसिलिटेट कर सकें कि हर तरह के लोग शामिल हो सकें। बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, जो बात वहाँ पे हो रही है वो आम फहम हो, समझ जाए, लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाजू का जब हम देख रहे होते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं कि बस फॉर्मेलिटी हो रही है, 2-4 डोनर्स होते हैं उनको दिखाने के लिए, तो वो मकसद जो होता है ना वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उस मकसद को अचीव करना, वो ये है कि सबकी समझ में वो बात आ जाए, लेकिन आप लोगों ने भी ज़रूर जाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से अबे ने बताया कि फैमिलीज़ जाएँ, बच्चों के लिए भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, ख़वातीन लाजमी जाएँ ताकि बाकी ख़वातीन को आप देखें, उनके कामों को आप देखें और उनके कामों को जो है आप सेलिब्रेट करें, सो दैट आप भी इनकरेज हों और उसके बाद आपको ये लगे कि आप भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली लाइक माइंडेड लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे। एब्सोल्युटली। इसमें एक चीज़ और भी सबीन के, जब हम पसमानदा इलाकों की बात करते हैं उनकी नुमाइंदगी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उनको एक्सेस देना कितना इंपॉर्टेंट है। इस पर दोनों से कमेंट चाहूँगा। पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा मैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश काउंसिल, पसमानदा इलाकों की जो ख़वातीन उनके लिए क्या किया जा रहा है? आई थिंक इस फेस्टिवल के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ब्रिटिश काउंसिल तालीम और फ़नून और सकाफ़त के अलावा जो एक चीज़ पे काम करता है वो थॉट लीडरशिप रिसर्च पे काम करता है, जो कि मेरा अपना
डिपार्टमेंट है और उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में रिसर्च करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि रिसर्च सिर्फ सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ पे फोकस ना हो, वो पसमानदा इलाकों पे भी जाए, वो उन अनरीचेबल इलाकों पे जाए जो कि जनरली मिस आउट हो जाते हैं, जहाँ पे मीडिया की या इंटरनेट एक्सेस नहीं होता या किसी वजह से। सो हमारी एक रिपोर्ट जो हम रिसर्च रिपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं वो सस्टेनेबल फैशन पे है और उसमें तकरीबन साउथ पंजाब और सिंध के काफ़ी सारे इलाकों में जो लोग टेक्सटाइल पे काम करते हैं, चाहे वो नेचुरल फैब्रिक डाइंग पे है या आप जो वीव करते हैं क्लॉथ उस पे है, उसमें उस तमाम पॉपुलेशन जो उस और मोस्टली इनमें ख़वातीन भी होती हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री की, जो अपने घरों पे बैठ के काम करती हैं, चाहे वो सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है। सो वो रिसर्च रिपोर्ट लॉन्च हो रही है इस फेस्टिवल में और उसकी ऑफ कोर्स उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी, उसके ऊपर डायलॉग भी होगा और उसमें जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है वो ये है कि वो कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि सस्टेनेबल फैशन को आजकल सपोर्ट करते हैं और उसके अलावा जो डाइंग क्राफ्ट जो वो स्किल्स जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो नेचुरल डाइंग है या वो कढ़ाई सिलाई है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता हाथ से करना ख़त्म हो रहा है, तो उसको किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं और उसको किस तरह हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं ताकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान पे कैसे होगा। और ये इससे छोटी सी एक इससे जुड़ी हुई बात ये है कि ब्रिटिश काउंसिल माहौल पे भी काम करता है, क्लाइमेट चैलेंजेस पे काम करता है। प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम है, उसके साथ हम अलाइंड हैं और उनके साथ वो हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को ट्रेन करने के लिए क्लाइमेट चैलेंजेस की अवेयरनेस के लिए। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारा कुछ जो हम सकाफ़त के अंडर करते हैं या हम फ़नून के उसमें करते हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि वो एथिकली एक क्लाइमेट के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए उसको अलाइन किया जाए और ऐसी चीज़ें प्रमोट की जाएं जो कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए मुफीद है। वैसे कोई लास्ट पॉइंट जो आप ऐड करना चाहती हैं? सो यस, जिस तरह डॉक्टर राब ने कहा कि ये ग्रीन फेस्टिवल है, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सारी चीज़ों को क्लाइमेट चैलेंजेस के साथ अलाइन करें। आवाज़ 2 का जो प्रोग्राम आता है हमारे पास, उसमें भी जो इट्स अ वेरी नाइस पैनल, अगर आप लोग ट्यून इन करें। we'll do it इंशाल्लाह। क्योंकि उसमें हम लाते हैं यंग लोग जो पसमानदा इलाकों से हैं, जो अपनी जगहों पे कम्युनिटी लीडर्स हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी को किस तरह मोबिलाइज करते हैं क्लाइमेट चैलेंजेस के लिए, औरतों की इक्वालिटी के लिए, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। फेस्टिवल पे हम ज़रूर ये कहते हैं, हमारी पोस्ट्स भी आएंगी वाओ पाकिस्तान पे, आप फॉलो कर सकते हैं, कि प्लीज़ ब्रिंग योर ओन बॉटल एंड इफ़ यू वांट प्लेट, ताकि हम कम से कम वेस्ट क्रिएट करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हमारे वेस्ट पार्टनर्स भी होते हैं जो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं और हमारे फूड सरप्लस पार्टनर्स भी होते हैं जो हमारे खाने को वेस्ट नहीं होने देते। वंडरफुल कि एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ा मैटर करता है कि किसी भी इवेंट को लेकर या किसी भी जगह पे कोई वेस्ट अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, आप उसे कैसे रिसाइकिल कर रहे हो, कैसे आप एक अवेयरनेस क्रिएट करें, एक छोटे से एक्ट से अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे होते हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस इवेंट से मुताल्लिक। सो जो लाहौर में हैं, जो आसपास है, वो तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो नहीं जा सकते तो उनके लिए बहुत आसान है कि आप डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं। जितने भी वहाँ पे इवेंट्स हो रहे होंगे, आई मीन जितने भी वहाँ पे सेशंस हो रहे होंगे, आप उनको डिजिटली सारी देख अपडेट्स सकते आपको हैं, वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वाओ वुड बी वाओ इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। थैंक यू। वेलकम बैक। अक्सर हम इंटीरियर की तस्वीरें देख के कहते हैं तो ख्वाबों का जहां है, हाँ। लेकिन लेकिन जो ख्वाबों का जहां है, वाकई ख्वाबों का जहां सिर्फ नहीं तो हकीकत में भी हो सकता है। कैसे होगा ये सेगमेंट, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका लिविंग रूम, आपका ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन कैसा होना चाहिए, उसमें फर्नीचर कैसा होना चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, रंग कौन से होने चाहिए, किन रंगों का आपने इंतखाब करना है, इस मौजू पर आज हमारा सेगमेंट है। और इस पर हमें ज्वाइन किया है इंटीरियर डिज़ाइनर सजर मलिक। सजर साहब, साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्या हो गया, मेरे फंबल्स बहुत ज़्यादा हो गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ग्रेट टू हैव यू। कितना अरसा आपको हो गया इस शोबे से मुंसलिक विद इंटीरियर डिज़ाइनिंग? मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो गए हैं। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें था। ओके। और जब आपका इंटरेस्ट इसमें होता है तो आप और ज़्यादा उसमें मेहनत करते हैं और आप और ज़्यादा
उसमें अचीव करते बिल्कुल हैं ऐसे अपने है, goals। कुछ टफ क्लाइंट्स होते हैं हमारे तरह के, Tough जिनको client जिनकी समझ बिल्कुल नहीं आ ये रही चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल ऐसे क्यों होते है, हैं। वैसे क्यों है? और ज़्यादा मसला तब होता है जब आप सब कुछ तैयार करके दे देते हैं और फिर क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, तो वो फिर एक दोबारा से प्रोसेस शुरू होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है जाहिर क्योंकि है, हम उखाड़ पे छाड़ करना दोबारा से, बिल्कुल, फॉर एग्जांपल क्योंकि हमें कोई कह दे कि इस सेट को बिल्कुल चेंज कर दो, इट्स बिल्कुल। डिफिकल्ट नहीं, टास्क। अब ये वो कहने वाली है सेट के You अच्छा never वैसे know. वैसे हाँ, वैसे आपकी एक्सपर्टीज की, बिकॉज हर इंटीरियर डिजाइनर की बात की जाए तो वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज, अपनी एक आंख होती है उसकी, उस बिल्कुल। लिहाज से देख रहे होते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं यहाँ से जो निकलनी चाहिए सेट से, और कौन सी 3 चीजें जो कि ऐड होनी चाहिए आपकी नजर में, 2024 में मैंने आपकी बनाया था ना, तो 25 आगे तो अब मे बी 25 हाँ अपडेट 2025 के पर्सपेक्टिव से नहीं 2025 के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा ही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा राउंड शेप्स आ रही हैं और बहुत कर्वी फर्नीचर आ रहा है, जैसे कि अभी ये मैं ये सोफ़ा देख रही हूँ, ये भी कर्व में है, और फिर आपका टेबल भी, तो उसके अकॉर्डिंग तो 25 के अकॉर्डिंग तो बेस्ट है ये। बट क्योंकि मुझे जिस तरह सबीन आपके पीछे वो मुझे प्लांट एक नज़र आ रहा है, वो एक कर्वी होना चाहिए, क्योंकि शार्प एक वो दे रहा है इमेज, तो उसको अगर चेंज करके यहाँ पे कोई कर्व का हम रख लें प्लांट तो वो बेहतर है। और दूसरा ये कि जो हमारा फोकल पॉइंट है ये हमारा टेबल है, तो टेबल के साथ मुझे जो बीइंग इंटीरियर डिज़ाइनर मुझे रग बहुत पसंद है, Okay. तो मुझे यहाँ पे वो एक चीज़ मिसिंग लग रही, तो मैं एक वो चीज़ ऐड करना ऐड हो चाहूँगी। जाएगी। बिल्कुल ठीक अच्छा, है ये जी, दोनों पॉइंट्स लेकिन जबरदस्त। ऐसे हैं कि इस पे बात हमारी हुई है। एक सबीन ने अक्सर इस पौधे से मुताल्लिक खुद कह देती होती है पौधा हटाओ मेरे पीछे से। अरे ये मेरे अक्सर मेरे ऐसे ही ऊपर से ना एक दो दफा ऐसे निकला जैसे मेरा सींग निकला हुआ तो है। वो बिल्कुल एक ना शार्प वो एक लुक देता है, तो हाँ। उसको थोड़ा सा, क्योंकि बाकी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और रग आपने- भी यहाँ पे था, बिल- रग मैंने हटवाया था। अच्छा सही। आई डोंट नो व्हाई, बस मुझे अच्छा नहीं लग नहीं वो रहा रंग था। अच्छा नहीं था, वो अच्छा वाला रंग अगर रख दिया तो जी आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा जी सजल, अब अगर बात की जाए हाँ। जरा हमारे पास कुछ स्लाइड्स भी हम चाहेंगे वो बिल्कुल। भी साथ साथ दिखाई जाए, ताकि हम जो है वो ट्रेंड्स से मुतालिक हम जो है वो उसको आज तो आप जरा discuss काम कर दिखाएं जी। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद बेडरूम पिक्चर्स, Exactly. ओके, हम आपको दिखाएंगे भी और सजर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। प्लीज सजर आप एक्सप्लेन कीजिएगा क्या क्या चल रहा है आजकल। अच्छा, मेरा जो डिज़ाइन है मैं ज़्यादा मिनिमलिस्ट तरफ जाती हूँ, और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बेडरूम का डिज़ाइन है, और इसमें मैंने लो प्रोफाइल बेड दिया हुआ है, और मैंने बहुत ज़्यादा वुडन टेक्सचर ऐड किया हुआ है, क्योंकि जब आप टेक्सचर ऐड करते हैं तो वो एक बड़ी डेप्थ क्रिएट कर देता है रूम में। और साथ ही मैंने एक इसमें एक्सेंट वॉल बनाई है ग्रे कलर की, क्योंकि ग्रे टोन और उसके साथ मैंने उसमें भी टेक्सचर ऐड कर दिया, वो भी एक बड़ा डेप्थ क्रिएट कर रहा है रूम में। एंड देन ब्लाइंड्स, बिल्कुल ब्लाइंड्स, और फिर मैंने प्लांट्स का बहुत ख्याल रखा है कि कोई ना कोई एक ग्रीनरी ज़रूर ऐड हो, क्योंकि जो आजकल हमारा चल रहा है पोल्यूशन, उस हवाले से Yes. अगर हम देखें तो प्लांट्स का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे अगर इंडोर इंडोर। प्लांट्स बिल्कुल वैसे बिल्कुल ऑक्सीजन जरा बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। और इसमें मैंने राउंड मिरर दिया, अगर पीछे वाली इमेज अगर आप देखें तो उसमें मैंने फुल लेंथ मिरर दिया है, और अगर आप मिरर ज़्यादा देते हैं तो आपका जो रूम होता है वो एक बड़ी बिग वो लुक क्रिएट करता है। Alright. अच्छा। अच्छा, आजकल हम देख भी रहे हैं कि उस तरह के ड्रेसिंग टेबल्स का रुझान खत्म हो गया। बिल्कुल, बड़े-बड़े बिल्कुल। सिर्फ कंसोल और या बिल्कुल सिर्फ ऐसे राउंड ही। सम मिरर एंड दैट्स अच्छा, इट। अब अगर वैसे देखा जाए वैसे भी स्मार्ट फर्नीचर का रुझान काफी, वो चुनियोटी खत्म हो वो गए। खत्म हो गया। पसंद की बात होती है, कोई ऑफेंड ना हो जाए इस बात पे, बिकॉज आपको पसंद है तो इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन हम सिर्फ ट्रेंड्स की बात करें, कुछ लोग ट्रेंड्स फॉलो करना चाहते हैं, कुछ ट्रेंड्स नहीं फॉलो करना चाहते, तो इट्स अप टू बिल्कुल यू। ऐसे ही, क्योंकि इससे ये होता है कि सर्कुलेशन स्पेस आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, और फिर होता है कि ज़्यादातर अपार्टमेंट्स का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन सजर ऐसे देखा जाए तो मतलब एक अगर बेड फुल डिज़ाइन वाला बेड है उसको देखा जाए और एक स्मार्ट बेड देखा जाए तो लेंथ और विड्थ मतलब साइज में इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन बहुत सिर्फ- ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सिर्फ आप सिर्फ रूम के अंदर जब एंटर होते हैं तो आपको एक घुटन सी महसूस होती है अगर भरा भरा सा फर्नीचर होता है बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो ये सारी चीज़ें आपके मूड पे भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। कहने को तो सिर्फ फर्नीचर और कलर्स ही होते हैं, बट ये एक्चुअल में हमारे मूड को किस तरह रिलैक्स कर सकते हैं, किस तरह एनर्जाइज कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें रिलेट करती हैं। अच्छा, ये उसी रूम का ये उसी रूम night का नाइट view। मोड है, अगर आप देखें तो इसके पीछे मैंने टेक्सचर ऐड किया हुआ है वॉल पे, तो वो एक बड़ा एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर रहा So है। it's a wallpaper और साइड पे लाइट्स हैं। जी जी। ओके, इट्स नाइस, और डेप्थ बहुत अच्छी नजर आ रही है उसकी वजह से। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं। ओके, और अगर वार्डरोब्स की बात करें तो वार्डरोब्स आजकल बड़ी स्लीक सी चल रही हैं और स्लाइडिंग चल रही हैं, और सी थ्रू आप ग्लास डोर्स लगा सकते हैं, और अंदर भी मैंने लाइट्स का इसमें दिया हुआ है, तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है। और ठीक हो गया। फिर ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स मैंने दिया हुआ है। अब इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं वो सारी चीज़ें बड़ा बैलेंस देख के चलते हैं। अब चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर मैं खाली नहीं छोड़ सकती थी, तो वहाँ पे मैंने एक पेंटिंग ऐड कर दी जो कि एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। दरवाजे का रंग कितना मुख्तलिफ है।
ये कलर पे भी हम आगे चल के बात बिल्कुल। करेंगे कि किन कलर्स की अच्छा थोड़ा सा ग्रे, मुझे सॉरी मेरे Greenish मेरे से grey बड़ा सा ना? दूर है, मुझे नजर बड़ा कम आ रही है, स्लाइड मुझे बड़ी कम नजर आ रही हैं, ग्रीनिश ग्रे लेकिन सा ग्रीनिश ग्रे सा कलर है। बिल्कुल, बिल्कुल। जबरदस्त। चलें जी अब आगे बढ़ते हैं और Alright, जरा so kitchen, किचन हाँ। किचन की बात करते हैं कि किचन आपका किस तरह का हो सकता है। वैसे भी ज्यादा टाइम क्योंकि किचन में गुजर रहा होता है ना, स्पेशली खवातीन का, या मर्दों जो का भी भी। जो भी काम हाउस कर रहा हस्बैंड्स का भी आज शुरू ही हमने कहा था स्लाइड दिखा दें जी, मेहरबानी आपकी। चलें जी तो ये है जी किचन। यहाँ पे भी मैंने टेक्सचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, क्योंकि जब आप टेक्सचर ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो हाँ। बड़ा एक वार्म, एक कोजी वाइब देता है। ओके तो मिनिमलिस्ट भी यही चीज़ होती है कि आप जितना उसको सिंपल रख सके उतनी वो कोजी वो वाइब देगा। लेकिन सजर ये भी तो होता है कि जब आप टेक्सचर ऐड कर देते हैं तो उससे भी थोड़ी भरी भरी सी लुक आना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल। अगर आप सिर्फ उसको सॉलिड रख रहे होते हैं तो उससे एक खुला खुला सा आपको किचन या रूम या कोई भी जगह है वो आपको लग रही बिल्कुल होती है। ऐसे ही है। और इसमें वही आप देख सकती हैं कि बाकी चीज़ें बड़ी प्लेन है, तो कुछ मुझे टेक्सचर ऐड करना था, तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे वुड का टेक्सचर बहुत ज़रूरी मुझे लगा है। यहाँ। अगेन आई वुड से कि बहुत डिफरेंट सा कलर है इसमें फिर। बिल्कुल, इस पे मैं आगे बात करूंगी कलर पे, और ये Okay. बड़ा सोच के रखा गया है ये कलर। ऑलराइट, ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाएं जी, लिविंग रूम की कुछ पिक्चर्स दिखा दें, हम जरा उस पर भी कमेंट ले लेते हैं, लिविंग रूम कैसा होना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने कहा कि मिनिमलिस्ट सी उनकी अप्रोच है, तो ये लिविंग रूम स्टार्ट हो गए। लिविंग रूम अगर देखें तो जहाँ हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने ग्रीन और ये वुड का टेक्सचर हमने Okay. ऐड किया, और बहुत ज़्यादा बेज हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये बड़ा रिलैक्स एक मूड आपका ना क्रिएट हो चलो जाता है। देखने में ही बड़ा जबरदस्त सा हाँ, लग रहा है। soothing। Soothing। बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट आता है नेक्स्ट ग्रीन दिखाइएगा से। जी। अच्छा उसी ये उसी का ही है बट दूसरा एंगल है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस नहीं मैंने ऐड की, बहुत ज़्यादा। अब इसमें एक और अगर एंगल होगा तो वो एक कर्वी फर्नीचर मैंने एक ऐड कर दिए। Okay. ये टीवी यूनिट के सामने मैंने एक एक्सेंट चेयर रखी है जो कि एक कर्वी है, जो मैंने आपको बताया कि आजकल जो ट्रेंड में आएगी वो कर्वी फर्नीचर आ जाएगा। बहुत शार्प एजेस नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने एक स्काईलाइट दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम अगर घर में गुजारते तो हमें सनलाइट भी चाहिए होती है, तो मतलब हमने एयर क्वालिटी का भी ख्याल रखना है कि हमारी एयर क्वालिटी भी बेहतर हो, हमें सनलाइट भी, विटामिन डी भी हमें चाहिए होती है, तो सब चीज़ों को देख के फिर हम बहुत इन भी है आजकल। बिल्कुल ये आगे और ज़्यादा इन हो जाएगी। अच्छा। ये बिल्कुल ये भी तो स्टार्ट है इसका। अक्सर लोग कहते हैं ना स्काईलाइट ठीक है वो करवा तो लेंगे, सफाई कौन करेगा ऊपर जाके उसकी। ये होता है। अच्छा आई थिंक कलर्स पे बात कर लेते हैं कि कौन से कलर्स इन हैं, स्पेशली 2025 के कौन से कलर्स हैं। सो प्लीज आज से स्लाइड्स दिखाइएगा, प्लीज बताइएगा। कलर ऑफ द ईयर जो है वो मोका मूव चल रहा है आज, हमारा आजकल का जो कलर है, और Okay. इसमें अगर हम शेड्स की बात करते हैं तो बड़े म्यूटेड टोन्स चल रहे हैं, जो आपने किचन में भी देखा होगा वो बड़ा म्यूट कलर है, ओके ग्रीनिश म्यूट कलर है। और इसके अलावा ये वाला जो कलर है ये ब्राउन को भी अगर हम थोड़ा म्यूट कर दें, लाइक थोड़ा ऑरेंजिश और ग्रेश टोन में चले जाएं, तो ये फिर एक शेड क्रिएट होता है। अच्छा लास्ट ईयर का इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पीछे फर्स्ट था कलर। बिल्कुल बिल्कुल दैट वाज अगेन वेरी नाइस बिल्कुल। कलर, तो लेकिन इस बार अगर बड़ा डिफरेंट है। इस दफ़ा देखेंगे तो सारे इसी टोन्स में आपको, ग्रीन के भी इसी तरह टोन्स में मिलेंगे और बाकी भी इसी टोन में आपको शेड्स मेज मिलेंगे। भी लिविंग रूम। अच्छा वाओ ये कितना डिफरेंट मजे का लग रहा है। और ये फर्नीचर, क्योंकि मैंने आपको बताया जी, था कि please। कर्व तो आ ही रहे हैं, बट जो हमारे जो पुराने अम्मियों के और दादियों के ज़माने के जो फर्नीचर थे वो भी इन हो रहे हैं। अच्छा Okay. ये बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है वाकई में। हमने और ये अब फर्नीचर अगर आप देखें तो बड़े महंगे मिल रहे हैं बिल्कुल आपको। ऐसा ही है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ जो फेंक देते हैं पुरानी अपनी अम्मियों का और दादियों का फर्नीचर, तो मत फेंके उनको, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। वो समझा जाता है कि वो वहाँ पे अगर हम रखेंगे तो वो और ज़्यादा एक लुक क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत मैटर सो करती हैं अपने स्टोर में जाएं दोबारा से और वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ रखी है उसको दोबारा से ठीक करवाएं और ऐड करें अपने लिविंग रूम में और ड्राइंग रूम में। और किसी को अगर दे दिया ना ऐसे ही कि रख लो, अब वापस किसी मांग काम लो। करने वापस मांग लो। सही नहीं, बता वापस रही नहीं हूँ। मांगना, वंस यू हैव डन दैट दे दिए पर दे दिए। सर सर बहुत चुके साथ मौजूद थी और हम थोड़े से मशवरे देने की आज हमने कोशिश की है कि लिविंग रूम, बेडरूम और किचन में क्या आप कलर थीम रखें, कैसा फर्नीचर हो, थोड़ा सा कर्वी फर्नीचर हो, वो उन्होंने कह दी कि वही चल रहा है। और कलर से मुतालिक भी उन्होंने बात की कि कौन से कलर्स का इंतखाब करें या मिनिमलिस्ट रहें तो आपका जो रूम है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी देखें, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो कंप्लीटली अप टू यू। अप टू यू। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक।
सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है आज हम उस पर बात करेंगे। जब हम बात सिक्योरिटी की करते हैं, ज़ाहिर है उसमें हर फ्रंट पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा होता है। अभी जो हमारा मौजू है वो है अमन एक्सरसाइज। 2007 से इस एक्सरसाइज का आगाज़ हुआ, हर 2 साल बाद ये मुनक़्क़िद की जाती है। सो 9th अमन एक्सरसाइज इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, और इस बार उसका स्कोप और बढ़ चुका है। आई एम श्योर कि और ज़्यादा ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, चूँकि ज़रा बहुत से ममालिक का यहाँ पर आना, इस एक्सरसाइज का पार्ट बनना, और यहाँ पर आने के बाद ज़रा देखते हैं कि एक दूसरे से हम सीख रहे होते हैं, हमें मालूम हो रहा होता है अच्छा किस खत्ते के क्या चैलेंजेस हैं, उसने उस चैलेंज पर कैसे काम किया, यहाँ के चैलेंजेस क्या है और कैसे हम इस पर काम कर रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे की हम देख रहे होते हैं, देन हम उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। प्लस वो जो मैरिटाइम सिक्योरिटी का एक डोमेन है, जरा एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव उसका, उस पर बात हो रही एंड देन है। एक पीस का मैसेज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पाकिस्तान की बात की जाए तो हम अमन पे बिलीव रखते हैं और हम अमन की हमेशा बात कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ भी सबको पता लगे कि हम अमन पसंद मुल्क हैं। और इसके साथ साथ सबीन इस बार थोड़ा डिफरेंट ये भी है कि मश्क के अलावा जो सेमिनार के पर्सपेक्टिव से देख लें, डायलॉग के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी होगा, और पाकिस्तान नेवी जो है इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। तो एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज होने वाली है। आज हमने सोचा कि उसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन आपके साथ शेयर करें कि अच्छा आप इसके बैकग्राउंड क्या है, इस दफ़ा क्या कुछ होने वाला है, जब पहले एक्सरसाइज हुई थी उस वक्त क्या सोच थी, उस वक्त कितने ममालिक थे और आज कितने और ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस पर आज हमें बात करनी है। हमें ज्वाइन के कमांडोर रिटायर्ड वजुल हसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अमन एक्सरसाइज थोड़ा सा बताएं सर, आगाज़ और अब तक कितना डिफरेंस क्रिएट हम कर पाए हैं 2007 के बाद से अब तक। बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं, मैं ये बात बताना अहम समझता हूं कि मैरीटाइम डोमेन है क्या चीज़। इंसान की ज़िंदगी में समंदर का बहुत एक अहम किरदार है। अच्छा, 2 समंदर जो है वो 70% है, लैंड जो है वो 30% है, इंसान जो है वो ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन समंदर हमारी मुआशी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे ख़ित्ते के पास से ही दुनिया का तकरीबन 80% तेल उधर से गुजरता है। दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ द इकॉनमी के लिए समंदर का किरदार बहुत अहम है। अच्छा, अब समंदर बहुत बड़ा है। अच्छा, किसी भी एक मुल्क के लिए उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो समंदर में नज़्म व ज़ब्त कायम रख सके, जिसको हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं गुड ऑर्डर एट सी, वो मेंटेन कर सके। उसके लिए फिर एक निज़ाम सामने आया जिसको कहते हैं कोलैबोरेटिव मैरीटाइम सिक्योरिटी, कि मिल के हम मैरीटाइम डोमेन में एक सिक्योरिटी रखें जिससे जो दुनिया का निज़ाम है वो बेहतर तरीके से चल सके। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज अमन है, ये इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक्सरसाइज अमन का जो बेसिक मंशूर है वो है टुगेदर फॉर पीस। पीस का मतलब ये हो गया कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन की बात करते हैं, और इसके बाद हम अमन के लिए ऐसे इकदाम भी करते हैं ताकि दूसरे लोग भी अमन के अंदर रह सकें। तो ये एक इसका बेसिक किरदार है। 2007 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, और 2007 में जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तो मकसद इसका मोटो बना टुगेदर फॉर पीस, और उसमें हमने हार्बर एक्टिविटीज़ रखी, उसके अंदर समंदर में एक्टिविटीज़ रखी, और मकसद ये था कि लोग मिलकर बैठें, आपस में एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे की इन्वायरमेंट को समझें और मिल के समंदर में एक पीस मेंटेन कर सकें, सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें, क्योंकि समंदर की सिक्योरिटी का ज़मीन की सिक्योरिटी से बहुत अहम नाता है। तो उस पहली एक्सरसाइज में 2007 में तकरीबन 18 साल पहले मुनक्किद हुई, तो उसमें 28 ममालिक थे। और उसका ज़्यादा जो हमारा फोकस था वो फोकस था कि हार्बर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, हार्बर एक्टिविटीज़ में शामिल थे एक दूसरे के शिप्स के ऊपर विज़िट करना, टेबल टॉप डिस्कशंस, आपस में अंडरस्टैंड करना एक दूसरे के इश्यूज़ को, ताकि एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस से फ़ायदा उठाएं। और आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम तो वही रहा, लेकिन उस टाइम के अंदर जो एक्टिविटीज़ थी वो इंटेंस होती गई और बहुत बेहतर से बेहतर की तरफ मामलात आते गए। और इस साल जैसे ये इंशाल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते में इसका शेड्यूल है, तो हम और इसको बेहतर से बेहतर पाकिस्तान की तरफ से एक मुस्बत पैगाम जाएगा। बिल्कुल सही है। इस बार कितने ममालिक शरीक हो रहे हैं? पिछले साल जो हमारी 2023 में जो लास्ट एक्सरसाइज अमन थी उसमें लगभग 50 के करीब ममालिक शरीक थे। अच्छा, और जो ममालिक शरीक होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से उनका अंदाज़ होता है। कुछ ममालिक अपने शिप्स भेजते हैं, कुछ ममालिक अपने
जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उससे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ अपनी जो एसओएफ टीम्स होती हैं स्पेशल फोर्सेस वो अपनी टीम भेजते हैं, कुछ एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस की टीम भेजते हैं और कुछ जो है अपने ऑब्जर्वर्स भेजते हैं। तो हमारा अंदाज़ा ये है कि इस साल 50 से तादाद जो है वो तजावज़ करेगी और इंशाल्लाह हम और नए लोगों को लेकर आएंगे मुख्तलिफ रीजन से, दूर दराज नेवीज़ से, और उनकी पार्टिसिपेशन होगी ताकि पाकिस्तान का जो अमन का पैगाम है वो पूरी दुनिया में सही तरीके से पहुँचे इंशाल्लाह। और जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी, ऑब्वियसली जो हम अमन की बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा बातचीत होगी उतना ही हम अमन को प्रमोट भी कर सकते होंगे, हम उसको प्रैक्टिस भी ज़ाहिर है आगे कर सकते होंगे। इस मरतबा जो है वो डायलॉग की भी बात हो रही है कि डायलॉग भी होगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं और इसके अलावा भी क्या क्या नई चीज़ें जो कि करवाई जाएंगी। अच्छा, अमन डायलॉग आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि हमारे एक्शंस जो हैं वो प्रोसीड करते हैं हमारी थॉट से, और हमारी थॉट को डेवलप करने के लिए मिल के जब लोग बैठते हैं तो वो नए जो हमारे इश्यूज़ होते हैं उसको बेहतर तरीके से नए ज़ाविये से देखते हैं, उसको नए ज़ाविये से समझने की कोशिश करते हैं ताकि बेहतर निज़ाम बनाए सकें, ताकि उन चैलेंज से हम ओवरकम कर सकें। तो अमन डायलॉग जो है वो इस दफ़ा हमारे जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं एडमिरल नवीद, यो उनका थॉट प्रोसेस है। उन्होंने हमारा अमन डायलॉग का मकसद ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चैलेंजेस दुनिया को दरपेश हैं, ख़ास तौर पे हमारे ख़त्ते में, क्योंकि हमारे ख़त्ते में जो तेल की मैंने सबसे पहले बात की, उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इस ख़त्ते पर है। इसकी वजह से दुनिया से लोग आएंगे और अमन की बात करेंगे, और अमन की बात का मौजू ये है कि हम समंदर को सिक्योर कैसे करें ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो प्रॉस्परस हो। तो अंग्रेज़ी में इसका है सिक्योरिंग सीज एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। और इस मकसद के लिए जो अमन डायलॉग है उसमें 3 बेसिक काम हैं। नंबर 1, उसमें जो मुख्तलिफ ममालिक की नेवीज़ के जो चीफ़ ऑफ नेवीज़ हैं या चीफ़ ऑफ कोस्ट गार्ड्स हैं या फिर जो उनके चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो तशरीफ़ लाएंगे। एक टेबल के ऊपर बैठेंगे, बातचीत होगी, गुफ्तो शनीद होगी और उससे एक दूसरे से ख्यालात से हम आहंगी हो सकेगी। दूसरा उसका मकसद ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उसको दोबारा से देखें, और जब टेबल के अक्रॉस बातचीत होगी तो उसको नए ज़ाविये से समझने का मौका मिलेगा, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझने को, पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे और उसको अपने पर्सपेक्टिव बेहतर तरीके से शेयर कर सकेंगे। और उसके बाद जो आखिरी है कि हमें कोई मजबूत स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकें एट रीजनल लेवल, ताकि हम रीजनल कोऑपरेशन को बेहतर कर सकें, रीजनल हार्मनी को बेहतर कर सकें और एक जो इशू मुश्तरका इशू है उसको मिल के उसको हल कर सकें। और जब रीजन की बात आप कर रहे हैं तो इंडिया हमारा ज़रा नेबर भी है, उसकी शमूलियत है क्या इसमें? उसकी शमूलियत आपको पता है कि ये तो पॉलिटिकल लेवल के डिसीजन होते हैं। आजकल जो जैसे सूरत हाल चल रही है तो हमारी तरफ से तो हमेशा अमन का पैगाम सबके लिए जाता है। हमारी तरफ से तो है कि बिल्कुल ज़रा जितने ज़्यादा ममालिक आएंगे उतना अच्छा होगा। इट्स नॉट जस्ट फॉर रीजन, हम तो इंटरनेशनल लेवल पे बात करें। जैसे आपने खुद कहा कि 70% आपका समंदर है और समंदर पे हम 1, 2, 4 मुल्क, सिर्फ एक रीजन भी काम नहीं कर सकता। ज़रा उसमें तो ग्लोबली एफर्ट्स पुट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा सर, इम्पैक्ट क्या आता है इसका थ्रू आउट? मैं चाहूँगी बिकॉज लोगों को जिनको नहीं भी पता और वो सिर्फ सुनते रहते हैं कि अमन एक्सरसाइज हो रही है, बिकॉज एक्टिविटीज़ का भी आपने बड़े अच्छे से एलैबोरेट भी कर दिया। इस मतलब चेंजेस जो हैं वो भी आपने नई नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करवा दी उनके बारे में भी आपने बताया। बट इम्पैक्ट अब 2007 से आप बात कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आपने देखा सो दैट हमारे लोग जान सकें कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये? बहुत शुक्रिया आपका। इसके लिए पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जिसमें दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशन हैं। हमारे नॉर्थ पे चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, हमारे ईस्ट के ऊपर इंडियन सिविलाइजेशन है, वेस्ट के ऊपर जो है वो पर्शियन सिविलाइजेशन है। तो हम पाकिस्तानियों की एक खासियत ये है कि हम लोगों के साथ मिल के बहुत अच्छे तरीके से उन्हें मजबूत लेके आके चल सकते हैं। इस एक्सरसाइज अमन की सबसे पिछले कुछ सालों में, पिछली एक्सरसाइज में और उससे पिछली एक्सरसाइज में एक सबसे ख़ास बात ये थी कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवीज़ लाइक US नेवी, रॉयल नेवी जो इंग्लैंड की नेवी कहलाती है, रशियन नेवी, चाइनीज़ नेवी, ये सब के सब एक एक्सरसाइज में इकट्ठे मौजूद थे। तो हमारी इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये तमाम मुख्तलिफ फ़िक्र के नेवीज़ को इकट्ठा करती है, मिल के बैठ के बातचीत करती है, और यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। सक्सेस है बिल्कुल, कि हम हर किसी को अपने साथ
इकट्ठा करने की हमारे में काबिलियत मौजूद है। हर किसी को हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान का रियल विज़न क्या है, बिकॉज़ लोग पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ तरीके से जानते हैं। जब वो पाकिस्तान में इधर आते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, पाकिस्तान के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको सही पाकिस्तान का सही पता चलता है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है और पाकिस्तान के रुझान क्या है। और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि कोई चीज़ एकदम से चेंज नहीं होती। 18 साल पहले जब ये काम स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ गिनती के कंट्रीज थे, 28 कंट्रीज थे। आज वो कंट्रीज डबल हो गए हैं, और अब 50 से भी ज़्यादा, अब 50 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये डबल हो जाएंगे। तो ये भी जाहिर करता है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, दूर दूर से आना चाह रहे हैं, ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकें और हमसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जान सकें। और प्लेटफॉर्म पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक का आना, और उसके बाद ना सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि जिस तरह हमने बात की डायलॉग की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस बार हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ज़रा हर दफ़ा की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस तो रखी होंगी पाकिस्तान नेवी ने, हमने कि अच्छा इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक गोल सेट किया होता है हर साल का ना, तो इस क्या गोल सेट किया हुआ है? अच्छा, इसका गोल एक्सरसाइज का बहुत सिंपल गोल है। एक्सरसाइज का गोल है वी हैव टू रेडिएट पीस। राइट। अच्छा, पीस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जंग नहीं है, पीस का मतलब ये भी है कि तमाम ममालिक एक दूसरे से ख़तरा महसूस ना करें। उनको ये पता हो कि हमारे इंटरेस्ट और इनके इंटरेस्ट जो हैं वो मुताबिकत रखते हैं, और इसी मैसेज को हमने रेडिएट करना है। अमन डायलॉग जो इस दफ़ा पहली दफ़ा हो रहा है, उसका मकसद यही है कि उसमें हम अपने रीजन और उससे रिलेटेड बाकी जो रीजन्स हैं, उधर जो मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर बातचीत कर सकें, लोगों को अपना पर्सपेक्टिव बता सकें और उनसे उनका पर्सपेक्टिव समझ सकें। क्योंकि जब ज़हनी हम आहंगी होती है तो उससे मिलकर काम करने में इंटर ऑपरेटिबिलिटी, दो मुख्तलिफ, जैसे कुछ लोग हैं हम उनकी ज़बान भी नहीं जानते, वो हमारी ज़बान भी नहीं बोलते, और वो जब मिल के आपस में काम करते हैं तो एक ज़हनी हम आहंगी बनती है और मिल के आगे चलने का आसान होता है और अपने हदफ समंदर में अचीव करने में आसानी होती है। तो यही इस एक्सरसाइज का मकसद है कि हमने अमन को रेडिएट करना है और हमने अपने अच्छे तासुर को और अच्छा करना है। अच्छा, हम कुछ डिस्प्ले भी करेंगे इस पर्सपेक्टिव से कि जैसे स्पेशल सर्विसेज की हम बात करते हैं, या मैं देख रहा था एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल या मरीन्स की टीम जो हिस्सा लेंगी, तो किस तरह से वो अपने टैलेंट को शोकेस करेंगी? अच्छा, इसमें जो एक एक्सरसाइज के हार्बर फेज़ है और एक सी फेज़ है। राइट। अच्छा, इसमें एक बहुत मरबूत मैकेनिज्म होता है। जो सी एक्सरसाइज हो रही होती हैं उसका हार्बर में बड़ी डिटेल डिस्कशंस होती हैं। ओके। अच्छा, फिर हार्बर में एक एक्सरसाइज होती है जिसको कहते हैं मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म डेमोन्स्ट्रेशन। ओके। अच्छा, वो एक बहुत ही कम टाइम में एक बहुत इंटेंस एक्सरसाइज होती है। ओके। जिसमें हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, स्पेशल फोर्सेस टीम्स, मुख्तलिफ जो लैंडिंग क्राफ्ट्स होते हैं वो, ओके। अच्छा, पैराड्रॉप्स, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह के ऊपर सिक्योरिटी का इशू हो तो मैरीटाइम फोर्सेस उसको कैसे टैकल करेंगी। और इसमें हमारे तमाम जो मेहमान आए हुए होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और हमारे जो अपने जो स्पेशल फोर्सेस टीम होती हैं वो भी शामिल होती हैं, और जो हमारे जो दोस्त ममालिक से स्पेशल फोर्सेस टीम्स आई होती हैं, ईओडी टीम्स आई होती हैं, वो भी इसमें शामिल होती हैं। सब मिलके करते हैं ये सब मिलके एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज के बाद जो सबसे अहम बात होती है वो इस एक्सरसाइज को करने से पहले भी टेबल पे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद दोबारा भी डिस्कशन करते हैं। तो इससे आपस में एक तो दोस्ती बढ़ती है, आपस में एक दूसरे की बात समझने का बेहतर मौका मिलता है और अपनी बात समझाने का बेहतर मौका मिलता है। अच्छा, यही वाली एक्टिविटी एक तो ये होगी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। इस प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैचेस हो गए, वॉलीबॉल मैचेस हो गए, टग ऑफ वॉर्स हो गए। अच्छा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई। फिर एक दूसरे के शिप्स के ऊपर विजिट्स होते हैं ताकि समझ सकें कि वो अपने शिप्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, उनके रहने का तरीका क्या है। फिर वो हमारे शिप्स पर आते हैं, हम उन्हें अपने शिप्स के बारे में बताते हैं। और आखिर में एक हमारा कल्चरल फेस्टिवल भी होता है जिसमें एक दूसरे लोग अपना कल्चरल को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और जाहिर बात है हम भी पाकिस्तानी जो अपने कल्चर में बहुत रिच है, और हमारे कल्चर में ये है कि एक स्टैंडर्ड नहीं है। 5 मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग आते हैं वो अपना अपना कल्चर पेश करते हैं। बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, पंजाब, KPK, ये सब आके मिलके अपना कल्चर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अपने स्पेशल कुजीन जो है वो ऑफ़र करते हैं, और इसी तरह जो बाहर के लोग होते हैं वो भी अपना कुजीन ऑफ़र करते हैं। तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है। ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद समंदर का फेज़ होता है। अब समंदर में जितनी हमने डिस्कशन इधर की होती हैं
वही जाके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होती हैं। उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस होते हैं उसकी एक्सरसाइज होती हैं। अच्छा, उसके बाद उसमें सरफेस फायरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। उसमें फिर ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि कोई अगर किसी शिप के ऊपर पायरेसी हो जाए और उसके ऊपर कोई बहरी कज़ाक शिप के ऊपर हमला करके उस शिप के ऊपर चढ़ जाएं तो उनसे कैसे टैकल किया जाता है। उसके बाद शिप्स की आपस में समंदर में चलते हुए एक शिप से दूसरे शिप के ऊपर अगर सामान पहुंचाना हो तो वह कैसे पहुंचाया जाएगा। और इसकी जो हाईलाइट होती है वो होता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इसमें तमाम जितने ममालिक ने पार्टिसिपेट किया उनके शिप जो हैं वो इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं और उसमें फिर हेलीकॉप्टर से एक शिप से दूसरे शिप के ऊपर ट्रांसफर्स होते हैं, क्रॉस डेक लैंडिंग्स होती हैं। तो सारे वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं जो आप बता रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म की जाए। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो एक कल्चर वाला एस्पेक्ट भी ज़ाहिर है बड़ा ज़बरदस्त है, स्पेशली डायलॉग वाली चीज़, वो कम्युनिकेशन है, कल्चर है, ये वो चीज़ें होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आपको। और जाहिर सी बात है अगर आप वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे होते तो एक जो म्यूचुअल गोल है वो अचीव करने में मुश्किल होती है। तो जाहिर सी बात है जब आप वो कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं तो उस गोल को अचीव करना वो बहुत आसान हो जाता है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं हमारे नौजवानों की। तो हम जब तालीम की बात कर रहे होते हैं तो तालीम की जब हम अक्सर नौजवानों को बात कर शुरू भी होता है ना कि कभी जॉब के लिए जाते हैं तो हम उनको ये शिकायत करते हुए देख रहे होते हैं कि हमारा तो CGPA इतना था लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली है। अब उसके अलावा बिकॉज जब मैं टॉपर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि एग्ज़ाम में तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉप किया यूनिवर्सिटी में, बट देन अगेन जैसे वो इंटरव्यू में अपेयर होते हैं देयर लाइक हमें क्यों नहीं हायर किया गया और जिसका CGPA मुझसे कम था उसको क्यों हायर कर लिया गया। वहाँ पर आती है जी आपकी स्किल्स। तो हमारे नौजवान जो हैं वो किस तरह से स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, तालीम के साथ साथ स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमें अचीव करनी है, क्योंकि अब जो है वो चीज़ें बड़ी एक तरह से मैं कहूँगी कंपटीशन बढ़ चुका है, मुश्किल भी होगी लेकिन आसान भी होगी है। मुश्किल उनके लिए जो कि तालीम के साथ साथ अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे, ठीक है, और आसान उनके लिए जो कि साथ साथ इसको डेवलप करें। तो ये बड़ी इंप्रूव करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं बढ़ सकते ना। तो ऐसे में जो नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी है वो बहुत बेहतरीन काम करी है। और कुछ देर पहले जो मुझे एक बात पता लगी बड़ी अच्छी कि इसकी जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट है किसी भी कंट्री के जो इंटरनेशनल आप देखते हैं उससे वो इक्विवेलेंट है। तो ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिनके हम नाम लें वो नहीं हो पा रही होती हैं। सो किस तरह से नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी नौजवानों का स्किल सेट डेवलप करी है, एट द सेम टाइम किस किस डोमेन में काम कर रही है और क्या क्या चीज़ें जो कि अभी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है और हमारे नौजवानों को सीखने की ज़रूरत है। एब्सोल्यूट। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर है नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के, और माशाल्लाह 27 ममालिक को पढ़ाने का तजुर्बा है, तो वो बेहतर तौर पर गाइड कर पाएंगे कि बाकी मुल्कों में क्या इन्वायरमेंट है, वहाँ की यूथ को देखते हुए, वहाँ के स्किल्स सेट को देखते हुए, वहाँ के प्रोग्राम्स को देखते हुए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। इतने मुल्कों में से मैं ज़रूर आपसे सवाल रखूँगा कि कहाँ पर आपको नौजवानों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई, यानी कि नॉर्मली तो देखते हैं यूथ एनर्जेटिक होती है, हमें नॉर्मली सेम उनका एक एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा होता है, बट कोई ऐसा मुल्क जो आप कह सकते हो कि वहाँ के नौजवान आपको ज़रा मुख्तलिफ लगे? वाह, व्हाट ए चैलेंजिंग क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके प्रोग्राम का नाम ही इतना खूबसूरत है और सुबह सुबह दो नौजवान एंकर के साथ आके बैठना जो है ना, इट्स ए ब्लेसिंग। 3 नौजवान हो गए ना सर? हाँ 3, मैं, हाँ जी, मैं भी अपने आप को वाह, यू मेक मी सो हैप्पी फॉर दैट वन जो है ना बेटा। सो आई जस्ट, आपने जो क्वेश्चन है कि किस मुल्क के नौजवान जो है ना जिनने मुझे इम्प्रेस किया, देखें जो सबसे बेहतरीन नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान की है माशाल्लाह, लेकिन जिसने मुझे इम्प्रेस किया वो जब मैं मलेशिया में पढ़ा रहा था। ओके। तो मलेशिया में मैंने तकरीबन कोई 3 साल पढ़ाया है। मैं 3 साल ढूंढता रहा हूँ कि IC के 2 लड़कियाँ या 2 लड़के या लड़की लड़का आपस में लड़ रहे हों। दे आर, इट्स सच ए काम, क्वाइट कंजीनियल एनवायरनमेंट, और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ढूंढ रहा हो कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे कोई ऐसी सिचुएशन। उनका सिस्टम मुझे इतना अच्छा लगा है। डेफिनेटली जब भी किसी जगह पे नौजवान नस्ल इतनी डिस्टर्ब नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं हैं उनको,
तो इसका सिस्टम का ही इम्पैक्ट होता है। तो आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट दैट वन। दो मैं अमेरिका में 20 साल पढ़ाया है अपना, और भी जैसा कि आपने मेंशन किया बहुत सारे ममालिक में, ब्राज़ील, पुर्तगाल, आई मीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो है ना, लेकिन बेहतरीन हम हैं जो कि मेरे ख्याल में हमें अब सही डायरेक्शन चाहिए कि हम उधर जाएं। वी आर द वेरी हेल्दी नेशन। मैं अमेरिका में जब किसी क्लास में जाता हूं तो उधर मुझे आधे बच्चे ओबीस नज़र आते हैं, इधर मैं क्लास में जाता हूं एवरीबॉडी इज़ हेल्दी, दिस इज़ ब्लेसिंग। प्लस हमारे यूथ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम उस पर्सपेक्टिव में भी देख रहे हैं कि हमें यूथ को ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आई मीन देखें जी, यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आप देखें, यही होता है कि आज का बच्चा कल का जो लीडर है जो है ना, उसने ही मुल्क को चलाना है। और मुझे अक्सर जो है ना मैं देखता हूँ, आई एम नॉट पार्टिकुलरली टारगेटिंग समवन, जब भी मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क में क्यों इतनी कामनेस, क्वाइटनेस, कंजीनियल एनवायरनमेंट, तो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने ट्रेनिंग सिस्टम को ब्लेम कर रहा होता हूँ कि काश ये इतना अच्छा हो जाए जैसे कि हमने शुरू ही किया कि मलेशिया में मैं 2 बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सका, तो ऊपर हायर लेवल पर भी जो है ना अब उनकी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, अदरवाइज इट यूज्ड टू बी द बेस्ट वन ओवर देयर आल्सो। तो हमने भी, जैसा कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की बात हो रही थी, तो आप कभी हमारी यूनिवर्सिटी में आना हो तो अब ये है कि उस यूनिवर्सिटी का कल्चर है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, और क्रेडिट स्टूडेंट्स को जाता है, टीचर्स को जाता है कि आपको उधर किसी जगह पे पेपर नीचे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। दैट इज़ द कल्चर दैट वी हैव डेवलप्ड। फिर उसके बाद ये है कि बच्चे जो है ना चल रहे होंगे, आप दे सी यू कि आप वो हालवे में, दे विल मेक ए वे फॉर यू। तो ये चीज़ें मैं टीचर्स को भी डेफिनेटली उनको ट्रेन कर रहा होता हूँ कि द ओनली थिंग दैट इज़ रेस्पेक्ट एंड द गुड वर्ड। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ ये साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो है ना सारे वो आए हुए थे लीडर्स, तो उनमें मुझे बांग्लादेशी जो एजुकेशनिस्ट थे, तो उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसने 3 टाइम रिपीट कि थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमें वी हैव टू इनकलकेट इन आवर नेशन कि बजाय आप इरिटेट हों, यू हैव टू बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने अच्छी सेहत दी है, एंड यू शुड बी थैंकफुल टू योर टीचर। जब आप थैंक्स सीख जाते हैं जो है ना, फिर आप रेस्पेक्ट भी करने लग जाते हैं, फिर आप सिस्टम को अच्छा समझते हैं। तो दैट्स अच्छा, वो एक पॉजिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। जैसे नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की आप बात करें, कौन कौन से स्किल्स सिखाई जा रही हैं यहाँ पे, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, थोड़ा इसको एलैबोरेट कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का मॉडल है वो बहुत यूनिक मॉडल है। वो ये नहीं कि हम क्या सिखा रहे हैं, वो हम देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या चाह रही है। ये इस यूनिवर्सिटी की एक एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आईटी से हों, तो हमारे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है एशिया में भी माशाल्लाह बहुत है, सिस्टम लिमिटेड के हेड जो है ना वो हमें गाइड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हर डिसिप्लिन के हैं, तो हम देख रहे होते हैं हमारी जो पार्टिकुलरली स्किल्स हैं कि किस स्किल की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम उसके, ये नहीं कि वो टीचर आके पढ़ाते हैं, आप जैसे लोग आके पढ़ा रहे हैं, वो जो रियल फील्ड में है वो आके लोगों को टीच कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज है। आई गिव यू ए सिंपल एग्जांपल, हम मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन जो है ना, ये सिंपल सा है, तो उसको एक टीचर पढ़ा रहा होता है, और एक जो मार्केट में जिसकी बड़ी अच्छी शॉप है, अच्छा उसमें डीलिंग है, वो भी आके पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों को फिर लेके जाते हैं, उधर बैठाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है डेली बेसिस पे जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, कैसे उन्होंने उन इश्यूज को हल किया, वो सिखा रहे हैं। आई मीन दैट यू हैव टू डू इट। लेकिन इसमें हमारे पास करंटली तो इसमें हमारे क्योंकि हमारा एक कैंपस भी है मुरीदके में है, और एक अभी हमारा कैंपस कराची में बनने जा रहा है, तो हम इन कैंपसेस में हम शॉर्ट कोर्सेज, जैसे मुरीदके के कैंपस की मैं बात करता हूँ, उधर डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन है, सोलर टेक्नीशियन है, ब्यूटिशियन है, स्टिचिंग है। तो ये वो लोग हैं। अब ये रीजन पर भी डिपेंड करता है, जैसे उधर इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब इस्लामाबाद में जो है ना हम देखते हैं तो इधर ज़्यादा लोग आईटी की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा। अब हमारा साइबर सिक्योरिटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ई मार्केटिंग का, यू नेम इट। तो हम कंटिन्यूसली, हम एक डायनामिक यूनिवर्सिटी हैं कि वी विल मूव विद द मार्केट।
और उसके साथ हमारे कुछ अंडरग्रेड प्रोग्राम हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल है, सिविल है। आई वाज अबाउट टू आस्क, रूटीन के प्रोग्राम्स भी हैं और साथ स्किल्स के अलग से पूरे प्रोग्राम्स आपने मैनेज किए? हाँ जी, ये स्किल के प्रोग्राम है। और स्किल के प्रोग्राम ये नहीं कि हम पाकिस्तानी मेयारात के मुताबिक पढ़ाते हैं, इसमें हम वी वर्क विद डिफरेंट कंट्रीज़। एक है यूनेस्को, आपने वो मेंशन किया बेटी ने कि यूनेस्को की, दिस इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिसको यूनेस्को रिकग्नाइज करती है अपना सेंटर फॉर वोकेशनल एजुकेशन। अब उसमें हमें बेनिफिट ये हुआ है, उस इस अल्लाह ब्लेसिंग, और हमेशा जो है ना आई मीन जब भी मेरे पे अल्लाह का करम होता है तो मैं उस ज़ात का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि आई मीन दिस वाज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी कि मुझे इस मुल्क ने मौका दिया कि मैं बाहर जाके अच्छे ममालिक में पढ़ सकूँ, पढ़ा सकूँ। आई एम ए ग्रेजुएट फ्राम एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। तो उन्हीं चीज़ों को मैं इधर लेके आया हूँ। अब हमारी यूनिवर्सिटी का कोई एक कोर्स भी होता है ना, तो उसको तकरीबन 15 ममालिक के लोग देख रहे होते हैं। दे लुक इनटू दिस वन, दे गाइड अस। जैसे मैं आई गिव यू शेंजन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। अभी आप पाकिस्तान की मेरे ख्याल में शायद और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन शेंजन ने हमारी यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर हाईलाइट किया हुआ है। आप यूनेस्को की वेबसाइट आज शाम को जाके देखें तो उसमें जो है ना यूनेस्को के ऑफिसर और नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी, उन्होंने उसको हेडलाइंस में रखा हुआ है। सो अच्छा, ये लोग भी हमें इनकरेज कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें सपोर्ट नहीं करती। आप यू ट्राई टू एलिवेट योर सेल्फ, द वर्ल्ड इज़ विद यू, दे वांट टू फ्लाई विद यू, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अच्छी यूथ है और दूसरे ममालिक के पास इतनी हेल्दी यूथ नहीं है। यही लोग हैं जिन्होंने जाके दुनिया के दूसरे ममालिक में काम करते हैं, एंड दे शाइन इमेंस वे। आप सोच नहीं सकते उसका। और हम ये भी देख रहे होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि मुरीद का जिक्र करते हुए कि अच्छा वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, या इस्लामाबाद में आपने कहा कि ज़रा टेक की तरफ ज़्यादा रुझान है। हम इंटरनेशनल मार्केट को भी आई एम श्योर स्टडी कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हम अपने यूथ वहाँ भेज सकें। जो कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि HR एक्सपोर्ट हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी, और हम अगर अच्छा स्किल सेट वाला अपना नौजवान भेजेंगे तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर पाएगा। हाँ, ऐसे आपने मुरीद के का मेंशन किया। अभी पिछले दिन हमारे 160 स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन थी माशाल्लाह। तो उसमें हम नैवटेक हमें उसमें कुछ सपोर्ट करता है, तो नैवटेक की चेयरपर्सन साहबा को हमने इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट। तो उसमें 15 या 16 लोग वो बूढ़े लोग बैठे हुए थे। अच्छा। 70-80 साल के, यानी अप टू दैट वन। तो मैडम जब वो की नोट लेक्चर देने गई तो उन्होंने सोचा कि शायद ये बूढ़े लोग भी स्टूडेंट हैं। तो शी वेंट एंड शी आस्क, एक बुजुर्ग आदमी के पास गई कि आपने पढ़ा है इधर? उन्होंने कहा नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे बेटे ने इधर से पढ़ा है, उसको कतर में जॉब मिल गई है जो है ना, तो मैं सर्टिफिकेट। एंड देन शी वेंट टू एवरीबॉडी। तो ये वो बच्चे थे, हमें भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ऑलमोस्ट 160 में से 15 to 20 बच्चे दे आर आउटसाइड इवन बिफोर गेटिंग देयर सर्टिफिकेट। तो ये होता है कि जब आप एक सिस्टम को एलिवेट करके ला रहे होते हैं, लोगों की सुन रहे होते हैं, सो पीपल एक्सेप्ट योर यूथ। दैट्स ग्रेट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जॉब्स मिलें, चाहे वो इस मार्केट में मिलें या किसी और मार्केट में मिलें, चूँकि ज़रा हम कनेक्ट हैं ग्लोबली, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको अवेल भी कर रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और उसमें कोई बुराई भी नहीं होती, बिकॉज आपका अपना एक आपने स्किल डेवलप की है, और ऑब्वियसली आपका अपना रुझान है, आप कहीं भी जाएं बेहतर अपॉर्चुनिटी पैसों के पर्सपेक्टिव से या आपके शौक के पर्सपेक्टिव से। सबीना, आप ये भी देखें ना कि आई एम सो सॉरी बट हम अक्सर ये खबरें रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो जो किसी समंदर में किसी कश्ती का डूब जाना, वो क्या हो रहा होता है। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने तो जा रहे होते हैं, लेकिन गलत रास्ते से जा रहे होते हैं। अगर यही आपने एक सही रास्ता चुना हो, स्किल सेट इम्प्रूव किया हो, वी हैव द अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्किल सिखाए जा रहे हैं, गाइड किया जा रहा है कहाँ पर जाकर अपने काम करना है, बजाय इसके कि सिर्फ ये कहें मुझे जाना है या मुझे भागना है या मुझे छोड़ जाना है इस जगह को, पर जाकर देखी जाएगी कि क्या होगा। यस, तो उससे बेहतर है कि आप पहले से प्लानिंग के थ्रू बिल्कुल जाएं, लेकिन तैयारी के साथ जाएं, सीख कर जाएं, फिर काम करें, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर, अभी कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको लगता हो जिसमें रुझान बहुत ज़्यादा है, जैसे हम टेक की बात भी की थी, हम उससे पहले हमने सोलर का भी जिक्र किया, जैसे हम देखते हैं सोलर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लरिश की है और लोग बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं उसमें, नए नए लोग उसमें आ रहे हैं, छोटी छोटी कंपनीज बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। कौन से स्किल पे ज़्यादा रुझान है इस वक्त हमारे नौजवानों का? देखिए, आई मीन जनरली देखें, दिस इज़ एन एज ऑफ सोशल मीडिया। यस, तो हमारे यहाँ आई मीन माशाल्लाह आपने मेंशन किया, एक तो ये जो बात जो कश्ती वाली बात की जो है ना, काश हमारी नौजवान नस्ल और ये लोग जो बाहर जा रहे हैं वो बैठ के कुछ लम्हों के लिए सोचें कि ये मोबाइल फ़ोन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो है ना। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो ज़्यादा जो है ना, इफ़ यू आस्क मी, जैसे
3D ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग, ई कामर्स, साइबर सिक्योरिटी, इसमें काफ़ी लोग आ रहे होते हैं। और इसकी मैं इम्पॉर्टेंस आपको बताता हूँ। एक बच्ची ने हमारे यहाँ एक कंपनी है जो कि ये जिन्होंने हज का सॉफ्टवेयर भी बनाया है, जो ना 3D कि यू सी इट के राइट अवे यू आर, तो वो पढ़ा रहे होते हैं। तो उसने उस कंपनी से अभी उस क्लास में PhD के लोग भी बैठे होते हैं। स्किल सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई भी आ सकता है। वो बच्ची है, क्योंकि मैं आई गो ऑफन इन द क्लास, उस बच्ची ने सिंपली मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद उसने जो है ना आके क्लास में बैठ गई। अब उसके लिए तो उसका फ्यूचर ही यही है कि मैं ये सीखूंगी। शी पुट हर कंप्लीट अटेंशन टू दैट वन एंड शी लर्न हाउ टू मेक एसेट फॉर 3D प्रोग्राम्स जो है ना। तो शी वर्क विद कोई मेरे ख्याल में फ्रीलांसिंग पर था प्रोजेक्ट, तो $500 का प्रोजेक्ट था। उसने कहा मैं $5 में कर दूंगी। तो जो जिसने वो एडवर्टाइज किया हुआ, तो उसने कहा $5 तो इस पे जो है ना, आई मीन सॉरी, $5 तो नथिंग, उसको दे दिए। और उसने जिसने $500 में काम किया था, वो $5 वाली बच्ची ने अच्छा काम किया। ओके। एंड दैट इज़ ए कंपनी, न्यूयॉर्क की एक कंपनी है। तो उन्होंने उस बच्ची को कहा व्हाई डोंट यू कम इन न्यूयॉर्क एंड वर्क विद अस। ओके। तो उसके पेरेंट्स जैसे हैं, बेटियां हैं, तो हम पेरेंट्स तो परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है जो है ना। तो दे आस्क मी, तो मैंने कहा जी आपकी मर्ज़ी है, वैसे कंपनी तो ये बड़ी अच्छी है जो है ना, आपकी बेटी काम जानती है। तो उन्होंने कहा हम फिर बेटियों के बारे में हम पोजेसिव होते हैं। तो उन्होंने कहा हम अगर बेटी को ना जाने दें, तो मैंने कहा कि अब ये यही हो सकता है। आई वॉज रॉन्ग ओवर देयर आल्सो। मैंने उन्हें कहा इसको इंग्लिश नहीं आती। यू नो व्हाट वाज द आंसर फ्रॉम दैट साइड कि डोंट वरी, हम इसके लिए ट्यूटर हायर करके इसको इंग्लिश सिखा देंगे, बट शी नो द स्किल्स। यस, ये इंपॉर्टेंस है। तो जिसे होता है कि कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ छवि, आप अपनी जो भी स्किल है उसमें अपने आप को परफेक्ट कर दें। यस, द वर्ल्ड इज फॉर यू। एब्सोल्युटली। कोई हमारे यंग जनरेशन ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दे शुड पुट सम टाइम किसी इदारे में अच्छे तरीके से हुनरमंदी सीख लें। ऑनलाइन जॉब्स हैं, मुल्क में जॉब्स हैं। देयर इज सो मच टू डू। बस आपने अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है और टाइम टू टाइम उसे अपडेट करना है, ये बड़ा जरूरी होता है। कंप्लेन उससे निकल जाए, वो जो मोड है ना कि हर वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं है, करना, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास, पता नहीं क्या होगा, और एक स्ट्रेस के उसमें आप रहते हैं। और फिर आप स्ट्रेस वो क्रिएट भी करते हैं आसपास ना, आगे पीछे भी लिटरली आप क्रिएट वो भी कंटेजियस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये नेगेटिविटी होती है, इसको अवॉइड करें। इसीलिए कहते हैं प्रोडक्टिव लोगों के साथ बैठे, प्रोडक्टिव बातचीत करें, जहाँ पर गोल्स की बात हो रही हो, जहाँ पर पॉजिटिविटी हो रही हो, सो दैट आपका माइंड भी पॉजिटिव रहता है। अपनी कंपनी को बहुत बेहतर करें एंड देन अगेन स्किल सेट की तरफ जाएं। इंपॉर्टेंट है, ताकि लीगल तरीके से आपने कहीं जाना है या अपने मुल्क में आपने कंट्रीब्यूट करना, आप एक अच्छे तरीके से उस कंट्रीब्यूशन। वैसे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे घर से है एंड आई वांट के हर पेरेंट्स ये करें। मेरा बेटा मैट्रिक में है। ओके। उसने कहा कि मैंने कोई अबू धाबी में अभी कोई सिंगर आया हुआ था, बहुत बड़ा सिंगर है, जिसके वो ऐनक पहनते हैं तो वो हार्ट नज़र आते हैं, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने जाना। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, यू योरसेल्फ डू इट। उसने फ्रीलांसिंग सीखी, सीख के ही वॉज एबल टू मेक सो मच मनी कि उसने अपना सारे का सारा जो है ना अपना भी किया, एंड हिज सिस्टर वेंट विद हिम जो है ना अपने से जो है ना। तो ये बच्चों को आप जो है ना, पेरेंट्स भी जो है ना थोड़ा सा इन्वॉल्व हों। यही नहीं कि हम कमाते रहें और बच्चों को देते रहें जो है ना, हम उन्हें भी, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब मेरा बेटा या बेटी जो है ना मेरे से ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं जो है ना, प्रोवाइडेड कि हम उनको सही डायरेक्शन में लगाएं। पेरेंट्स की इसमें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हमने बात की है कि समटाइम्स होता है कि आप कहते हैं कि नहीं मैं खुद कर लूँगा मैनेज, मैं सपोर्ट कर लूँगा। आपने अच्छी एग्जांपल कोट की, नहीं मैंने कहा खुद करो इसको मैनेज। फाइनेंशियली स्टेबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट वेरी यंग एज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अरसा डिपेंडेंट रहना भी अच्छी बात नहीं होती। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। इट वॉज वंडरफुल डिस्कशन। हमें एक लेनी आपसे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।